हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान NIH के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन से ए चंद्रिका टंडन, बी जय भट्टाचार्य, सी परमिंदर चोपड़ा या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जय भट्टाचार्य। जय भट्टाचार्य को हाल ही में अमेरिकी सीनेट, अमेरिका की जो संसद है उसका नाम सीनेट है, अमेरिकी सीनेट ने जो है NIH का निदेशक जो है हमारे जय भट्टाचार्य जी को नियुक्त किया है। वहीं चंद्रिका टंडन जो है ये भारतीय अमेरिकी मूल की गायक है और वहीं परमिंदर चोपड़ा को हाल ही में REC लिमिटेड का MD व CEO नियुक्त किया गया है। NIH की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जिसे हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान भी कहते हैं। हाल ही में NIH का निदेशक जो है जय भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है। जय भट्टाचार्य को NIH का निदेशक अमेरिकी सीनेट ने नियुक्त किया है। जय भट्टाचार्य से पहले NIH के निदेशक मैथ्यू मेमोली थे। NIH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ की स्थापना अगस्त 1887 में हुई व NIH का मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन से ए जापान, बी तंजानिया, सी सिंगापुर या डी अमेरिका। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सिंगापुर। सिंगापुर और भारत ने मिलकर जो है हाल ही में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने का उद्देश्य है कि भारत और सिंगापुर दोनों ही देश मिलकर आपस में ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर को बढ़ावा देंगे। हस्ताक्षर जो है हाल ही में भारत और सिंगापुर के मध्य हुए हैं। यह हस्ताक्षर आशय पत्र पर हुए हैं। आशय पत्र पर दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षर करने का उद्देश्य है कि दोनों देशों के बीच जो मरीन एक्टिविटी है उसको बढ़ावा दिया जा सके व अत्याधुनिक डिजिटल समाधानों को अपनाने में तेजी की जा सके। भारत और सिंगापुर दोनों देशों के बीच जो सामान का आवागमन है, जो आयात निर्यात है, वह आयात निर्यात मरीन या समुद्र के जरिए आपस में जो है आयात निर्यात में बढ़ावा दिया जा सके, यही आशय पत्र का उद्देश्य है। आशय पत्र का जो समझौता हुआ है, इस समझौते में यह समझौता समुद्री डिजिटलीकरण और डिकार्बोनाइजेशन को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। यानी कि जो समुद्र में आयात निर्यात है उसको डिजिटल तौर पर किया जा सके व डिकार्बोनाइजेशन यानी कि कार्बन का उत्सर्जन कम से कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन राज्य 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन कर रहा है? ऑप्शन से ए असम, बी मणिपुर, सी नागालैंड या डी मेघालय। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, मेघालय। हाल ही में 7वें क्रम का जो एक्ट ईस्ट बिजनेस शो है इसको मेघालय आयोजित कर रहा है। मेघालय 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो को अपनी राजधानी शिलोंग में आयोजित करा रहा है। एक्ट ईस्ट बिजनेस शो 2025 का जो क्रम है यह 7वां क्रम है। 7वें क्रम के एक्ट ईस्ट बिजनेस शो को मेघालय होस्ट कर रहा है। मेघालय में आयोजित होने वाले यह एक्ट ईस्ट बिजनेस शो में जो सहायक है वह भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सहायता से मेघालय ने एक्ट ईस्ट बिजनेस शो को आयोजित करेगा। इसका आयोजन जो है शिलोंग, जो कि मेघालय की राजधानी पे यहाँ भी होगा। एक्ट ईस्ट बिजनेस शो को जो उद्घाटन है यह मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा जी ने किया। मेघालय के राज्यपाल श्री CH विजयशंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण, बी कांस्य, सी रजत या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, स्वर्ण पदक। यानी कि हाल ही में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। इसी कुश्ती एशियन चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट सुनील कुमार ने जो है भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। सुनील कुमार एक रेसलर हैं, यानी कि कुश्ती बाज हैं, और इसी में जो है सुनील कुमार ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। एशियाई चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हो रहा है। 2025 में होने वाले एशियन चैंपियनशिप का होस्ट जॉर्डन देश है। सुनील कुमार ने जो है 87 किलोग्राम की कैटेगरी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत कर लाए। सुनील कुमार की 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन कुश्ती में जो सामने एथलीट थे वह जियाक्सिन हुआंग थे, जो कि एक चीनी पहलवान हैं। जियाक्सिन हुआंग को हराकर सुनील कुमार ने भारत के लिए 87 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण जीता। इसके अलावा एशियाई चैंपियनशिप में एशियाई जो कुश्ती चैंपियनशिप है इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे एक 60 किलोग्राम की कैटेगरी है, एक 67 किलोग्राम की है, 72 किलोग्राम की है, 82 किलोग्राम की है और 130 किलोग्राम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल होगा? ऑप्शन से ए भूटान, बी नेपाल, सी इंडोनेशिया या डी सऊदी अरब। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स द्वारा विकसित किए गए विकास बैंक में शामिल होगा। इसके अलावा इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का सदस्य 11वां सदस्य बन चुका है और सऊदी अरब भी जो है यह है ब्रिक्स का हाल ही में नया सदस्य बना है। ब्रिक्स विकास बैंक जो है ब्रिक्स कंट्रीज द्वारा विकसित की गई बैंक है और हाल ही में जो है ब्रिक्स विकास बैंक का नया देश इंडोनेशिया शामिल होगा। ब्रिक्स विकास बैंक में 8 देश शामिल हैं। यदि इंडोनेशिया ब्रिक्स विकास बैंक में शामिल होता है तो यह ब्रिक्स विकास बैंक का 9वां देश होगा। यह 8 देश इस प्रकार हैं। पहला है ब्राजील, दूसरा देश है रूस, तीसरा देश है भारत, चौथा देश है चीन, 5वां देश है दक्षिण अफ्रीका, छठा देश है बांग्लादेश, 7वां देश है संयुक्त अरब अमीरात और 8वां देश है मिस्र व 9वां देश इंडोनेशिया होगा। इसके अलावा जो ब्रिक्स संगठन है इसमें 11 सदस्य शामिल हैं, जिसमें पहला ब्राजील, दूसरा रूस, तीसरा भारत, चौथा चीन, 5वां साउथ अफ्रीका, छठा सऊदी अरब, 7वां मिस्र, 8वां यूनाइटेड अरब अमीरात, 9वां इथोपिया, 10वां ईरान व 11वां देश इंडोनेशिया बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ऑप्शन से ए हरियाणा, बी तेलंगाना, सी हिमाचल प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार को हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तेलंगाना को राष्ट्रीय पुरस्कार से इसलिए सम्मानित किया गया है क्योंकि तेलंगाना ने टीबी परीक्षण में एक अच्छी पहुंच बनाई है और इसी के लिए उत्कृष्टता के लिए तेलंगाना सरकार को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में उत्कृष्टता पुरस्कार से जो है संघमित्रा ताई गायकवाड़ को सम्मानित किया गया था। वह एक पर्सन यानी कि एक व्यक्ति विशेष के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया था और यह जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है तेलंगाना सरकार को, यह सरकार के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया। उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जो है हाल ही में तेलंगाना की राज्य सरकार को प्रदान किया गया। तेलंगाना विधानसभा में हाल ही में जो है आर्टिकल 42 और अधिनियम
2011 को अपनाने के लिए एक प्रस्ताव जो है जारी किया है। इस प्रस्ताव के हिसाब से तेलंगाना सरकार आर्टिकल 42 और अधिनियम 2011 संशोधन अधिनियम को अपनाएगी। आर्टिकल 42 क्या है? तो आर्टिकल 42 में मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण केंद्रीय अधिनियम है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है व मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। वर्तमान में तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य बने हैं? ऑप्शन से ए श्री राम कुमार, बी अजय सेठ, सी राजीव गौबा या डी राजीव कुमार। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, राजीव गौबा। राजीव गौबा को हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य घोषित किया गया है। वहीं श्री राम कुमार जो है इन्हें संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है व अजय सेठ हाल ही में वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। नीति आयोग के हाल ही में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में राजीव गौबा को नियुक्त किया गया है। राजीव गौबा झारखंड कैडर से भारतीय प्रशासनिक सेवा 1982 बैच के अधिकारी रह चुके हैं। इसी के साथ साथ राजीव गौबा कैबिनेट सचिव भी रह चुके हैं। राजीव गौबा कैबिनेट सचिव 5 साल तक रहे। इनका कार्यकाल 2019 से लेकर 2024 तक चला। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NNM मानद विश्वविद्यालय किस देश की सहायता से बौद्ध AI की शुरुआत करेगा? ऑप्शन से ए चीन, बी मलेशिया, सी जापान या डी भूटान। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मलेशिया। मलेशिया के साथ जो है यह मलेशिया सहायक देश के रूप में मानद NNM मानद विश्वविद्यालय में बौद्ध AI की शुरुआत करेगा। बौद्ध AI या बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है NNM मानद विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। बौद्ध AI को NNM मानव विश्वविद्यालय में मलेशिया सहायक देश के रूप में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्थापित करने में मदद करेगा। NNM मानद विश्वविद्यालय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। NNM विद्यालय को स्थापित करने का उद्देश्य है कि NNM मानद विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन, पाली, संस्कृत, तिब्बती अध्ययन, चीनी, जापानी और अन्य जैसी कई भाषाओं में शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ाना यही NNM मानद विश्वविद्यालय का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के बाद UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनेगा? ऑप्शन से ए गुजरात, बी ओडिशा, सी महाराष्ट्र या डी कर्नाटक। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गुजरात। गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला दूसरा राज्य बनेगा। वह पहला राज्य उत्तराखंड है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया। UCC की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। UCC का जो संविधान में अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 44 है। अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड पूर्ण रूप से उल्लेखित है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात बनेगा। वह पहला राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड में जनवरी 2025 से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया गया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है व वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं व राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का उद्देश्य है कि
किसी भी राज्य के भीतर या भारत के सभी नागरिकों पर विवाह, तलाक, विरासत आदि के संबंध जो कानून है वह पूर्ण रूप से लागू हो सके। यदि भारत का कोई भी नागरिक विवाह, तलाक या विरासत पर अपना संबंध जताना चाहता है तो उससे पहले उस भारतीय नागरिक को भारत की सरकारी वेबसाइट पर जाकर जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यदि बिना रजिस्ट्रेशन के ही वह विवाह या तलाक लेते हैं तो वह मान्य नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? ऑप्शन से ए गृह मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या डी रक्षा मंत्रालय। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में बालपन की कविता नामक पहल को शुरू किया है। बालपन की कविता नामक पहल को शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। शिक्षा मंत्रालय ने बालपन की कविता को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शुरू किया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा बालपन की कविता पहल को शुरू करने का उद्देश्य है कि प्री प्राइमरी से लेकर ग्रेड 2 बच्चों तक के बच्चों के लिए जो है भारतीय भाषा और अंग्रेजी भाषा में कविताओं का एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध आयु उपयुक्त संग्रह बनाना। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।